जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है ठीक वैसे वैसे ही राजनीतिक पारा भी बढ़ रहा है। पहले सवर्ण आरक्षण, फिर राम मंदिर और अब यूपी में बुआ बबुआ का गठबंधन। हालांकि बीजेपी अपने अधिवेशन में महागठबंधन की रणनीति तैयार करने वाली थी कि एक और मुसीबत आ चुकी है, ये गठबंधन। हालांकि इससे कांग्रेस का भी सरदर्द बढ़ता नजर आ रहा है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि किसका कितना फायदा और किसको कितना नुकसान होने वाला है। नीरज जी, पहला सवाल मेरा ये है कि सपा बसपा गठबंधन का क्या असर होगा? देखिए, सपा और बसपा का गठबंधन जैसा कि आपने कहा ये सरदर्द साबित होगा, न केवल बीजेपी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए जी। एक बात जो जरूरी है समझने वाली वो ये कि सपा और बसपा का ये गठबंधन केवल पार्टियों का गठबंधन नहीं, ये दो समुदायों का गठबंधन है। एक समुदाय जिसमें यादव बहुल ओबीसी के लोग आते हैं और एक समुदाय जिसमें जाटव सहित दलित समुदाय के लोग आते हैं। हालांकि इस गठबंधन की राह में मुश्किलें भी जरूर आएंगी, लेकिन ये चिंता का सबब जरूर है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए। नीरज जी, आप किन मुश्किलों की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, ये हम अपने दर्शकों को अगर मुश्किलों की बात करें तो जो कैडर है बहुजन समाज पार्टी का और समाजवादी पार्टी का, इन कैडर्स को इकट्ठा मिलकर कैसे ये काम करेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। जो दूसरी एक बड़ी चुनौती रहेगी वो ये कि जो लोग नाराज होंगे इस गठबंधन के कारण, कुछ बसपा वालों को टिकट नहीं मिलेगा, कुछ सपा वालों को टिकट नहीं मिलेगा, तो टिकट ना मिलने के कारण जो नाराजगी होगी उन नाराज नेताओं को कैसे साधती है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है समाज खंडों को जोड़ने की। क्योंकि आप देख सकते हैं मोटे तौर पर ये दलितों और ओबीसी के समुदाय के लोगों का एक गठजोड़ है जिनको जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यूपी के भौगोलिक परिस्थितियों की हम बात करें तो यादव समुदाय के जो लोग हैं वो बड़े किसान हैं और जो दलित समुदाय के लोग हैं वो वहाँ कामगार के रूप में काम करने वाले हैं, जिसके कारण एक स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा, एक स्वाभाविक मनमुटाव दोनों समुदायों में है। इस स्वाभाविक मनमुटाव के होने के बावजूद किस तरीके से इन दोनों समाज खंडों को इकट्ठा लाया जाएगा, एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। तो जैसा कि नीरज जी आपने कहा कि दो समाज एक साथ आ रहे हैं, तो जब समाज की बात हो रही है तो मैं इसमें पूछना चाहूंगा कि ये जो मुस्लिम वोट बैंक है ये किसकी तरफ रुख करेगा? देखिए नीलंजन, अगर मुस्लिम वोट बैंक की हम बात करें तो ट्रेडिशनली मुस्लिम कांग्रेस को अपना प्रिय पार्टी मानते रहे हैं। मुस्लिम्स का मानना है कि केवल जी बिल्कुल केंद्र में अगर बीजेपी को विस्थापित करके कोई पार्टी सरकार बना सकती है तो वो कांग्रेस की सरकार है। तो निस्संदेह कांग्रेस का मुस्लिम वोट शेयर ज्यादा होगा। लेकिन एक बात यह भी है कि मुस्लिम समुदाय के लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत वोटिंग करते हैं। ऐसे में जब दो बड़ी पार्टियां राज्य में एक साथ आ रही हैं, बसपा और सपा, तो संभव है कि मुस्लिमों का वोट शेयर कहीं ना कहीं सपा और बसपा के खेमे में जाए। बीजेपी तो इस वोट शेयर से महरूम रहने वाली है। जैसा कि आपने कहा कि मुस्लिम जो है वो सपा बसपा के खेमे में जा सकती है, तो भाजपा इस पर क्या चाल चलेगी? वही हिंदुत्व का मुद्दा लेकर लड़ेगी या फिर वो विकास का मुद्दा आगे करेगी? देखिए, जहां तक विकास के मुद्दे की बात है तो अब तक भारतीय जनता पार्टी लड़ी भी नहीं, जो हालिया चुनाव बीते उसमें, और लड़ने के लिए कुछ खास है भी नहीं विकास के स्केल पर। और इस गठबंधन के आने के बाद, इस गठजोड़ के आने के बाद जरूरी हो गया है भारतीय जनता पार्टी दोबारा अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर आ जाए। अगर वो किसी तरीके से जनता को, वोटर्स को ये समझाने में कामयाब रहती है कि ये जो गठजोड़ है ये मुस्लिम अपीजमेंट करने वाली पार्टियों का गठजोड़ है, तो कहीं ना कहीं वो हिंदुओं को ध्रुवीकरण कर पाएगी हिंदुओं का, और वो वोट वहां से ले सकती है। लेकिन ये इतना आसान रहने वाला है नहीं, क्योंकि हमने देखा हिंदुत्व की ठेकेदारी जब अन्य राज्यों में जो अभी अभी चुनाव हुए हैं उससे की गई तो ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला नहीं। हिंदी हार्टलेट्स में भी इन्होंने सीट। मैं इस पे एक सवाल पूछना चाहूंगा नीरज, कि आप कह रहे हैं हिंदुत्व की राजनीति, लेकिन अगर हिंदुत्व की राजनीति की बात आती है तो फिर राम मंदिर की भी चर्चा मतलब जायज सी बात है कि होगी ही, तो उस पे कहाँ स्टैंड अपना लेगी और क्या जवाब देगी जनता को भाजपा? देखिए, हिंदुत्व की राजनीति भाजपा को करनी पड़ेगी, ये बात बिल्कुल अकाट्य सत्य है और अटल सत्य है। लेकिन राम मंदिर के तीर जितने कम उठाएगी उतना फायदा बीजेपी को होगा। क्योंकि राम मंदिर पे पूरी तरीके से विफल हो गई। जब 2014 में शानदार मैंडेट के साथ आई पार्टी तो उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं राम मंदिर जरूर बन जाएगा, लेकिन उस मोर्चे पर विफल रही है पार्टी और लोगों को पता पड़ चुका है कि राम मंदिर केवल चुनावी स्टंट है और हकीकत में ये ताबीर नहीं हो सकता बहुत जल्दी, बहुत आसानी के साथ। इस कारण जरूरी है हिंदुत्व के मुद्दे को तो लेगी,
सवर्ण आरक्षण का जो घोषणा किया है और जो बिल पास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो इसी के तहत लिया गया एक कदम है। लेकिन राम मंदिर उठाना उनके लिए नुकसानदेह होगा, मतलब इसीलिए शायद सवर्ण और अभी सुनवाई जारी है। बिल्कुल। तो अगला सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस की रणनीति अब क्या हो सकती है, क्योंकि पिछले चुनावों में हमने देखा कि वो सपा के साथ खड़ी नजर आई। देखिए 2014 के बाद कांग्रेस धीरे धीरे रिवाइव करने लगी थी। अभी हालिया जो भी चुनाव हुए उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जो हिंदी हार्टलैंड के स्टेट्स थे वहां जीती। लेकिन एक बात जो बहुत बड़ा सत्य है कि पीछे जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, चाहे हम गुजरात की बात करें या कर्नाटक की बात करें, कांग्रेस ने क्षेत्रीय नेताओं और क्षेत्रीय पार्टियों का पूरा सहयोग लिया भी है और उनको सहयोग दिया भी है। गुजरात में हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश के सारे चुनाव लड़ा गया। वहीं कर्नाटक में कुमार जो कांग्रेस है, बिल्कुल कुमार स्वामी के मुख्यमंत्री बनने में सहयोग किया। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी कोशिश कर रही थी कि हाथ को साइकिल और हाथी का साथ मिल सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गठजोड़ हुआ हाथी का और साइकिल का, जिसमें हाथ को बिल्कुल बेदखल कर दिया गया। हताशा है, निराशा है कांग्रेस के अंदर। गुलाम नबी आज़ाद के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जो बातें थी उससे भी झलक रही थी कि हम साथ लेकर चलना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग अगर नहीं करना चाहते साथ सफर तो हम कुछ नहीं कर सकते। हताश जरूर है कांग्रेस। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कोई खास जमीन है नहीं। कांग्रेस यही कर सकती है कि जितने छोटे दल हैं जो शायद नाराज होंगे या जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, जो उसके सहयोगी संगठन है, उनसे बातचीत की, उनके मान मनोबल करे और उनके साथ ये चुनाव। 25 साल बाद सपा बसपा फिर से साथ, तो क्या मतलब भाजपा को नुकसान होगा इससे? भाजपा को नुकसान जरूर होगा, लेकिन 25 साल पहले वाले जो हालात थे वो हालात अब रहे नहीं। भारतीय जनता पार्टी उस वक्त शैशव काल में थी। 2 सीटें ज्यादा थी लेकिन फिर भी सरकार बना नहीं पाई। लेकिन अभी हमने ताजा जितने भी चुनाव परिणाम आए हैं उसमें देखा हमने कि अमित शाह की रणनीतियां सरकार बनाने में बहुत बिल्कुल चाणक्य बन के उभरे हैं और हर जगह उन्होंने सरकार बनाई है जहां संभव हो सका है, 1-2 सीट कम रहने के बावजूद। तो अगर उस तरह की कोई कंडीशन आती है तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मतलब ये भारतीय जनता पार्टी वो पिछले 25 साल पहले वाली भारतीय जनता बिल्कुल भी नहीं है। उस वक्त शैशव काल में थी और अब बहुत मजबूत हो चुकी है, बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है और इससे सत्ता छीन लेना बहुत आसान काम है। तो अभी जैसे हाल ही के चुनावों में हमको ये देखने को मिला कि जो पीएम फेस की बात जहां हो रही थी तो मोदी बनाम राहुल, ये इस गठबंधन से क्या असर पड़ेगा? देखिए मोदी बनाम राहुल की जो लड़ाई है वो बीजेपी भी चाह रही होगी कि ये लड़ाई चलती रहे, लेकिन इस गठबंधन के बाद कहीं ना कहीं मोदी बनाम राहुल में एक नया चेहरा जो है वो दखल दे सकता है। वो किसका होगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां जिस तरीके से अलग होकर चुनाव लड़ रही हैं, इसमें मोदी बनाम राहुल का जो ये समीकरण है ये बदलेगा और कोई ना कोई इसमें एंट्री करेगा। तो ये थी हमारी खास बातचीत और एक छोटा सा विश्लेषण 2019 लोकसभा में जो ये गठबंधन हो रहा है सपा और बसपा को लेकर। ऐसे ही हम लघु विश्लेषण लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए पॉलिटिक्स।